Hello students, welcome to class 12th. This is economics class of ours and we are studying about the foreign exchange rate. In foreign exchange rate we have studied about the meaning of foreign exchange and the types of foreign exchange, equilibrium exchange rate, all things we have studied and discussed. Today our topic is change in exchange rate. कि एक्सचेंज रेट जो है उसके अंदर चेंजेस क्या क्या आते हैं, तो क्या क्या चेंजेस आते हैं एक्सचेंज रेट के अंदर वो देखते हैं हम. फर्स्ट चेंज इज डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी इन इंडिया इन विद रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया. इंडिया के संदर्भ में हम इस जो डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन है इसको हम कंप्लीटली स्टडी कर रहे हैं. तो फर्स्ट दैट इज डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी की जब एक्सचेंज रेट है उनमें चेंजेस कैसे आते हैं, यानी कि उनकी जो वैल्यूज़ है किसी भी करेंसी की वो वैल्यूज़ अप एंड डाउन जो हैं अदर करेंसी के कंपेयर में वो कैसे अप एंड डाउन होती हैं, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे. डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी, सपोज $1 इज इक्वल्स टू ₹50. $1 इज इक्वल टू ₹50. 50 रुपीज़ का $1 है. अब मान लीजिए किन्हीं भी रीज़न से डॉलर की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है. किसी भी रीज़न से डॉलर की जो डिमांड है इंडियन मार्केट में वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है. जब डॉलर की डिमांड इंडियन मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी तो उससे क्या होगा, उसका जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि वो इंक्रीज हो जाएगा. डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. अब जब डिमांड किसी भी डिमांड जब इंक्रीज हो जाती है इसकी, तो इसकी जो वैल्यू है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी. और इसकी वैल्यू जो है मान लीजिए पहले 50 थी तो अब कितनी हो गई, ₹60. मीन्स पहले आपको कोई भी, यानी पहले आपको $1 के लिए आपको ₹50 पे करना पड़ रहा था, लेकिन अब आपको $1 के लिए ₹60 पे करना पड़ रहा है. यानी कि $1 के अंदर पहले से ज़्यादा चीज़ें अब खरीदी जा सकती हैं. मीन्स फॉरेन कंट्रीज़ के लिए ये बहुत अच्छी बात है और इंडियन करेंसीज के लिए ये बहुत ख़राब है जो सिचुएशन है. मोर मनी रिक्वायर्ड नाउ फ्रॉम फॉर $1. अब $1 लेने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मनी की रिक्वायरमेंट होगी. डेप्रिसिएशन का मीन वही होता है द फॉल इन द वैल्यू, यानी कि किसी भी गुड की किसी भी करेंसी की वैल्यू में फॉल आना मीन्स गिरावट आना, यानी कि उसकी वैल्यू में उसकी इम्पोर्टेंस में कमी आना. ऑब्वियसली होगी ना कमी. $1 पहले 50 रुपीज़ का आ रहा था, यानी कि पहले 50 रुपीज़ आपको देने पड़ रहे थे वहाँ के $1 लेने के लिए, लेकिन अब आपको वहाँ से $1 लेने के लिए आपको 60 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, 70 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, जितना भी है. तो वो सारा क्या आएगा यहाँ पर कि $1 इज इक्वल टू इंक्रीजिंग रेट ऑफ द रुपीज़. इंक्रीजिंग रेट हो जाएगी रुपीज़ की, यानी कि इससे क्या होगा, जो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है दैट इज फॉल इन द वैल्यू, वैल्यू में गिरावट आना. इफेक्ट्स जो है फॉल इन द प्राइस ऑफ इंडियन करेंसी, इंडियन करेंसी की प्राइस में गिरावट आना. इंडियन करेंसी की प्राइस में गिरावट आएगी तो एक्सपोर्ट्स टू USA हैव बिकम चीपर. वहाँ पर जो हमें एक्सपोर्ट्स करने होंगे वो कैसे हो जाएंगे, चीप हो जाएंगे. जो भी आपको एक्सपोर्ट्स करने होंगे वो क्या हो जाएंगे, चीप हो जाएंगे. यानी कि मान लीजिए आप 5 लाख का आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, सस्ता. यानी कि आप में 50 लाख रुपीज़ या 5 लाख रुपीज़ जो हैं आपकी जेब में रखे रखे ही कैसी हो गई, उनकी वैल्यू गिर गई. आपके पॉकेट में रखे रखे उनकी वैल्यू, आपके करेंसी की जो वैल्यू है वो अदर कंट्रीज़ के लिए बिल्कुल क्या हो चुकी है, गिर चुकी है. तो अगर हम इसको इस तरीके से देखें, इंक्रीज ऑफ एक्सपोर्ट्स टू USA. अब USA के जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट यहाँ से करना चाहेंगे. क्यों करना चाहेंगे, अब उन्हें उससे क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है. उन्हें उससे क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है. इसी वजह से इससे क्या हो रहा है, इनको बहुत बेनिफिट हो रहा है. जैसे मान लीजिए ये है डिमांड एंड सप्लाई.
दिस इज डिमांड कर्व एंड दिस इज सप्लाई कर्व ऑफ द करेंसी यानी इंडियन वैल्यू. इफ द डिमांड इज इंक्रीजिंग then demand curve will be shifted from DD to D1 D1. डिमांड कर्व जो है वो DD से किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, D1 D1 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. पहले जो इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ था, अब वो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा. और पहले जो हमारे जो पैसे हमें देने पड़ रहे थे उसकी जो वैल्यू थी वो यहाँ थी, लेकिन अब वो कितनी हो गई, इतनी. यानी कि अब आपको जो अमाउंट है वो यहाँ से यहाँ तक देना पड़ेगा, पहले आपको इतना देना पड़ रहा था. तो ये क्या है, इंक्रीजिंग इन द वैल्यू, इंक्रीजिंग यानी डेप्रिशिएशन ऑफ द इंडियन करेंसी, मीन्स इंडियन करेंसी की जो वैल्यू है उसका कम हो जाना. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये सबको समझ में आ गया होगा. डेप्रिशिएशन का मतलब क्या होता है, डेप्रिशिएशन मीन्स होता है इंडियन करेंसी की वैल्यू कम हो जाना. And next टॉपिक है दैट इज एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी. एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी क्या होता है वो देखते हैं. एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी. एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी में क्या होगा, जैसे वहां पर जस्ट अपोजिट होगा एप्रिसिएशन. जैसे मान लीजिए फर्स्ट सपोज $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज, $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज. अब मान लीजिए किसी भी तरीके से जो सप्लाई है डॉलर की वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. डॉलर की जो सप्लाई है वो अचानक से क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. यानी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियसली उसकी जो वैल्यू है वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो किसी भी गुड की जब सप्लाई है, मान लो यूएस की सप्लाई ज़्यादा हो गई तो वो ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर जो है वो क्या कर सकता है, हमारे पास भेज सकता है. तो जो इंडियन मार्केट है उसमें उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी. तो अब हमें जितना पैसा देना पड़ रहा है तो $1 अब सप्लाई ज़्यादा हो गई, तो जो इसका सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट होकर क्या हो गया, S1 S1. सप्लाई कर्व भी किस तरफ शिफ्ट हो गया, राइटवर्ड शिफ्ट. इसमें देखें तो ये देखिए राइटवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी, तो इससे भी चेंज हो जाएगा. अब देखिए जैसे ही इसकी सप्लाई इंक्रीज हुई तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो गई, गिर गई. यानी अब हमें $1 के लिए ओनली कितने रुपीस देने पड़ेंगे, ₹40 देने पड़ेंगे. तो इन शोज द एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी, यानी कि यहाँ पर इंडियन करेंसी की जो वैल्यू है, इंडियन करेंसी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है. तो दैट इज कॉल्ड द एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी. डायग्राम आप देख ही चुके हैं. इससे क्या होगा, यहाँ पे डायग्राम एक बार वापस देख लेते हैं. इससे आपको कम प्राइस जो है $1 का आपको कम प्राइस पे करना पड़ेगा. लेट्स सी. यहाँ पर आपको कंप्लीट शो करना है एक्सचेंज रेट. एक्सचेंज रेट देन चेंज और क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. ये आपका डिमांड कर्व एंड दिस इज सप्लाई कर्व. व्हेन सप्लाई विल इंक्रीज, सप्लाई कर्व विल बी शिफ्टेड. सप्लाई कर्व तो फर्स्ट आपको इतना देना पड़ रहा था एक्सचेंज रेट, लेकिन अब आपको कितना देना पड़ेगा, यहाँ पर ही टच करेगा तो अब आपको इतना देना पड़ेगा. क्लियर. तो ये हो गया हमारा क्या, ये एक्सचेंज रेट R, ये R1, ये Q, ये Q1. क्लियर. तो ये हमारा हो गया एक्सचेंज रेट में डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन. इसका जो इफेक्ट है वो क्या होता है कि डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है और सेम अमाउंट जो है कैन भी, मतलब कि उसी अमाउंट से
अब हम यूएसए से ज़्यादा गुड्स परचेज कर सकते हैं, यानी कि अब हम इम्पोर्ट्स ज़्यादा कर सकते हैं। इंक्रीमेंट इन इम्पोर्ट्स, इंक्रीमेंट इन एक्सपोर्ट्स और इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी। So this is done the appreciation and depreciation of Indian currency. Now we are talking about devaluation and revaluation of Indian currency. Now devaluation and revaluation of Indian currency. डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन करेंसी में क्या है, देखिए जब भी एक कंट्री की जो वैल्यू है पैसे की, यानी जब एक कंट्री जो है वो अपनी करेंसी की वैल्यू को डाउन करती है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी बाय अ गवर्नमेंट ऑर्डर, अपने गवर्नमेंट ऑर्डर से, यानी जब भी कोई गवर्नमेंट अपने जानबूझकर अपनी करेंसी की जो वैल्यू है उसको डाउन करती है तो उसे क्या कहा जाता है, डीवैल्यूएशन कहा जाता है। इफेक्ट ऑफ डीवैल्यूएशन जो होगा वो डेप्रिसिएशन की तरह ही होता है। डीवैल्यूएशन का जो इफेक्ट है वो बिल्कुल डेप्रिसिएशन की तरह ही होता है, लेकिन जो डेप्रिसिएशन है दैट इज परफॉर्म्ड बाय द पावर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द इंडियन करेंसी, बट डीवैल्यूएशन जो है ये बाय द गवर्नमेंट ऑर्डर रिप्लेस होता है। जब एक करेंसी जो है वो अपनी वैल्यू को इंक्रीज करती है बाय द गवर्नमेंट ऑर्डर, अपने गवर्नमेंट ऑर्डर से, तो उसे हम कहते हैं रीवैल्यूएशन। और रीवैल्यूएशन जो है ये भी गवर्नमेंट ऑर्डर से होता है। रीवैल्यूएशन की वजह से हमारे यहाँ पर जो एप्रिसिएशन होता है, एप्रिसिएशन की जो कंडीशंस हैं वो अप्लाई होती हैं। तो ये है डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन क्या है, व्हेन अ कंट्री फॉल द वैल्यू, जब एक कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू को गिराती है बाय गवर्नमेंट ऑर्डर, इसे कहते हैं डीवैल्यूएशन। और इसके जो इफेक्ट्स होते हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू इफेक्ट एज डेप्रिसिएशन। इनके जो इफेक्ट्स होते हैं वो बिल्कुल डेप्रिसिएशन जैसे होते हैं। अब कोई भी जो कंट्री है उसकी वैल्यू, जब कोई कंट्री, रिवैल्यूएशन का मतलब है जब कोई कंट्री इंक्रीज करती है अपनी वैल्यूज को, इंक्रीज द वैल्यूज, जब कोई भी कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज करती है देन इट इज कॉल्ड रिवैल्यूएशन, बट इट इज ऑन द गवर्नमेंट ऑर्डर। और इसके जो इफेक्ट्स होते हैं एप्रिसिएशन जैसे होते हैं। अब देखते हैं कि देखिए जो डीवैल्यूएशन है और डेप्रिसिएशन है, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है, दोनों में देखिए क्या डिफरेंस है। भाई सेम तो ये डिफरेंस है कि एक तो कि ये गवर्नमेंट ऑर्डर से होता है और जो डेप्रिसिएशन है वो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग होता है। इसमें जो फॉल इन द वैल्यू होता है और उसके अंदर डिक्रीज इन द वैल्यू होता है डोमेस्टिक करेंसी की। यहाँ पर एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है वो अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करती है डीवैल्यूएशन।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो गवर्नमेंट प्ले कर रही है, तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वाला सिस्टम होता है इसमें, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज यानी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का सिस्टम होता है। तो ये तीनों इसमें डिफरेंस हैं। फर्स्ट जो डिफरेंस है डेप्रिसिएशन एंड डीवैल्यूएशन में, इधर डेप्रिसिएशन इधर डीवैल्यूएशन, ये फॉल इन द वैल्यू है, सॉरी ये डिक्रीज इन द वैल्यू है, ये फॉल इन द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी। ये हमारा गवर्नमेंट ऑर्डर से, ये डिमांड एंड सप्लाई से होता है, एंड दिस इज बाय गवर्नमेंट ऑर्डर। गवर्नमेंट ऑर्डर, डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को शो किया जाता है, यहाँ पर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को फॉलो किया जाता है। तो ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन में डिफरेंस। अब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट हमारा कंप्लीट हो गया। हमने 2 टाइप पढ़े थे एक्सचेंज रेट के, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हमने पढ़ लिया था। अब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं। तो देखिए फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो है उसके कुछ फायदे भी हैं। तो क्या फायदे हैं, फर्स्ट तो देखते हैं हम, नो नीड फॉर इंटरनेशनल रिजर्व। जब भी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वर्क करती है तो उसके लिए इंटरनेशनल रिजर्व की कोई नीड नहीं है, क्योंकि एक साथ इकट्ठा करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे उतार चढ़ाव आएंगे तो वो अपने आप ही सब कुछ रिस्टोर होता जाएगा। नेक्स्ट है ऑप्टिमम रिसोर्स अलोकेशन। ऑप्टिमम यानी कि रिसोर्स अलोकेशन जो है यहाँ का इन एरिया ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे तरीके से रिसोर्स जो हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। और अकॉर्डिंग टू वैल्यू आपको जब प्राइस मिलता है तो कोई भी जो है वो पीछे नहीं हटता है एक्सचेंज करने में। इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट जो है आसानी से हो जाती है, क्योंकि लोग जो हैं जो कंट्रीज़ हैं वो अपनी करेंसी को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज वैल्यू करने में लगी रहती हैं, तो इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र मूवमेंट करते हैं। वेंचर कैपिटल के लिए भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है डीमेरिट्स। डीमेरिट्स इसमें यह है कि एक तो अनस्टेबल होता है, स्टेबिलिटी नहीं रहती, बार बार चेंज होता रहता है। इंटरनेशनल ट्रेड को डिस्करेज करता है। नेक्स्ट है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, बड़ी बड़ी जो पॉलिसीज़ हैं यानी कि जो पॉलिसीज़ पूरी कंट्री पर बेस्ड हैं उनको ईजीली इसमें सॉल्व किया जा सकता है। तो ये था हमारा एक्सचेंज रेट के डीमेरिट्स। तो दोनों टाइप्स हो गए। एंड इन नेक्स्ट टॉपिक, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द मैनेज्ड फ्लोटिंग। मैनेज्ड फ्लोटिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।